Hello guys, welcome to the lecture series of Basic Electronics. My name is Syed Ali Zamin and today we are going to start lecture number 2.3, which means that this is lecture number 3 of chapter 2. So this lecture is prepared for the students of Lahore Leeds University who are enrolled in spring session 2020 for the following sections. So let's begin. So ये जो स्लाइड है ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो जिन्होंने ख़ुद को अभी इनरोल किया है इसी वीक में। उनको ये करना है कि वो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी लेक्चर अपलोड हो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सेकेंडली ये कि इस पोर्टल पे ख़ुद को उन्होंने इनरोल करना है, अगर अभी तक नहीं किया इस फेसबुक पेज को लाइक करना है, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे तो या कोई भी अपडेट होती है तो वो मैं इस पे पोस्ट कर देता हूँ फेसबुक पेज पे, ठीक है। पोर्टल पे भी करता हूँ, पोर्टल पे थोड़ा लेट शो होती हैं चीज़ें, तो फेसबुक पेज पे जल्दी शो हो जाती हैं। तो जिन जिन का भी अकाउंट है फेसबुक पे वो इस पेज को लाइक कर दें। कोई आपका इशू है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं वो यही हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस की थी कि चैनल को देखा करें, इस पे सारे लेक्चर अपलोड हैं। जिन लोगों ने अभी तक अभी ज्वाइन किया है वो पहले लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1.1 1.2 इस तरह 2.1 वगैरह, पहले वो वाले लेक्चर सुन लें ताकि आपको अब जो बातें कर रहे हैं वो समझ आ जाए, ठीक है। इसके अलावा ऑफिस आवर्स ये हैं, लेकिन आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के लिए आपको मैंने 2-3 फॉर्म बता दिए हुए हैं। अगर कोई ज़्यादा इशू है तो हम जूम की भी क्लास कर लेते हैं, ठीक है। वो कभी वीक में एक दफ़ा या आफ्टर 2-3 वीक्स होती है अगर किसी स्टूडेंट का कोई इशू हो। फिफ्थली ये है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो तो आज लास्ट डेट है, तो अब शायद गुजर गई होगी जब आपकी वीडियो देख रहे होंगे, तो अपनी असाइनमेंट वगैरह सबमिट कराते रहा करें डेडलाइन के लिहाज से, ठीक है। और जो आपको फॉर्मेट बताया हुआ है उसको फॉलो करें। मैं भी स्लाइड में लिखना भूल गया हूँ, वो जो फॉर्मेट है आपसे मैंने कहा होता है, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं तो उसमें लिखना आपने होता है, सबसे पहले लिखना होता है असाइनमेंट का कौन सा नंबर है आपकी असाइनमेंट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल थर्ड असाइनमेंट अभी आपने मुझे इस वीक जो सबमिट करवानी है, आपने स्टार्ट में लिखना है 3 स्पेस, फिर आपने लिखना होता है आपका सब्जेक्ट कौन सा, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपने BE लिखना है, ठीक है, कैपिटल में BE लिखना है, स्पेस देनी है, फिर आपने असाइनमेंट लिखना है, फिर स्पेस के बाद आपने असाइनमेंट नंबर अगेन लिखना है, यानी पहले भी लिखा है आपने, अगर 3 लिखा है तो दोबारा आपने 3 लिखना है, ठीक है। उसके स्पेस के बाद आपने अपना नाम लिखना है, स्पेस के बाद अपना रोल नंबर लिखना है, स्पेस के बाद अपना सेक्शन लिखना है, एंड दैट्स इट। यही आपने जब मुझे ईमेल करते हैं तो उसके सब्जेक्ट में यही चीज़ लिखनी है और कुछ नहीं लिखना, आई एम शेयरिंग और ये वाली बातें नहीं लिखनी। ये जो आपको मैंने फॉर्मेट, अगर किसी को नहीं अभी समझ लग रही तो असाइनमेंट 1-2 जो भी मैं असाइनमेंट 2 जो अपलोड की है मैंने, उसको दोबारा जाके उसकी वीडियो देखें, इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट जो भी मेल करते हैं उसमें उन्होंने कब कहीं नाम नहीं लिखा होता, कहीं रोल नंबर नहीं लिखा होता, कहीं असाइनमेंट ही सिर्फ लिखा होता है। तो जो असाइनमेंट 3 होगी अगर वो इस फॉर्मेट को फॉलो ना कर रही हो, कोई भी चीज़ मिस हो तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करनी, ठीक है, मैंने ईमेल डिलीट कर देनी है अगर वो उस फॉर्मेट पे ना हो। तो फॉर्मेट को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अच्छा, इसके बाद जिन लोगों ने ऑनलाइन अब तो करवा ली होंगी, जिन्होंने अगर करवानी है, जिन्होंने नहीं करवानी तो वो वेट कर सकते हैं फिर सेमेस्टर स्टार्ट होने का। तो हमने जो अभी लेक्चर हो चुके हैं उनमें ये चीज़ें डिस्कस की थी, ये हमने कर लिए हैं डिस्कस। उसके अलावा जब लेक्चर 2 डॉट हमारा स्टार्ट हुआ था 2.1 यानी चैप्टर 2, उसमें हमने ये वाली चीज़ें पढ़ी थी, रेजिस्टिविटी, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, लिनियरिटी वगैरह। ये जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट पता हो कि हाँ हमें इन इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह लास्ट लेक्चर जो हुआ था लेक्चर 2.2, उसमें हमने डिस्कस किया था कंडक्टेंस क्या होती है, सीरीज सर्किट्स क्या होते हैं, पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं, यानी सीरीज पैरेलल उसमें मेन चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली थी। कंडक्टेंस का तो एक ही फार्मूला था,
इसके अलावा हमने लूप्स, ब्रांचेस, नोड्स वगैरह डिस्कस किए थे, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी असाइनमेंट का पार्ट थी, ठीक है। तो अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए थे, ईमेल्स आई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमें ना क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन जो था, ठीक है, उनसे नहीं हो रहा था। तो उसका हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में और उसकी असाइनमेंट दी थी। अब क्योंकि असाइनमेंट का टाइम गुजर चुका है, इसलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि किस तरह होगा, ठीक है। देखें जी, ये लूप वाले सारे जो क्वेश्चन थे, लूप, नोड्स, ब्रांचेस, उसका फॉर्मूला क्या था? बी इज इक्वल टू एल प्लस एन माइनस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला था इसका। यानी बी शो करते हैं ब्रांचेस को, एल फॉर लूप्स, एन फॉर नोड्स एंड माइनस वन कर देना। अब देखें कि इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, 12 ब्रांचेस हैं एंड 8 लूप्स हैं, इंडिपेंडेंट लूप्स 8 लूप्स हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन द नेटवर्क्स? आपने क्या करना है, आपको पता है कि इसमें फार्मूला पुट कर देना, आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी। 12 ब्रांचेस हैं तो पी की वैल्यू 12 होगी, और लूप्स कितनी है 8, और नोड्स हमें पता नहीं है, और माइनस वन। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो क्या आंसर आ जाएगा? 5। 5 किसके इक्वल आएगा? एन के, यानी हमें नोट्स कितनी चाहिए? 5 नोट्स चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने सबसे पहले ना लूप्स बनानी है। कितनी लूप्स उसने कही है? 12 नहीं, कितनी कही है? 8 लूप्स, ठीक है। तो मैंने ये ना 8 लूप्स बना दी। ये क्योंकि मैं कर्सर से बना रहा हूँ तो ये थोड़ी सही नहीं बन रही। आपने इस तरह नीट जो है ना, सॉरी, आपने थोड़ी सी नीट बनानी है इसको। ये 3 लूप्स बन गई, 4 लूप्स, ये थोड़ी ऊपर बन गई है, 5 लूप्स, 6, 7 एंड 8। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लूप्स बन गई, आपका एक चीज़ पूरी हो गई, लूप्स आपने पूरी बना दी। ब्रांचेस 12 है, तो ब्रांचेस का मैंने कहा था क्या होती है, कोई भी सर्किट जो लगा होता है वो ब्रांच होती है। तो कोई भी सर्किट हो, उसके अंदर सर्किट एलिमेंट सॉरी हो, तो उसमें एक सोर्स तो लाजमी होनी चाहिए ना, यानी जो वोल्टेज सोर्स आ रहा है, सप्लाई होनी चाहिए। तो ये मैंने एक सप्लाई की सोर्स बना दी। इससे ये होगा कि करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये एक हो गई। अब मैंने कितनी बनानी है? 12। तो आसान तरीका क्या है इसका, कि मैं कहता हूँ यहाँ एक रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ एक रजिस्टर है, 2 हो गई, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ये रजिस्टर बना रहा हूँ ये, क्योंकि मैं इस पे बना रहा हूँ ना, कर्सर से तो थोड़ा मुश्किल है। इस तरह की रजिस्टर होगी, आप बुक में भी डायग्राम देख सकते हैं इस तरह की, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी है। तो ये मैं कह रहा हूँ ये सारे रजिस्टर हैं। रजिस्टर हमारे क्या हैं? क्या हैं रजिस्टर? हमारे ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब ये कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ब्रांचेज होगी हमारी। कितनी रह गई पीछे? 3 ब्रांचेज रह गई, ठीक है। अब देखें कि हमने क्या करना है, कि हमने अब देखना है कि हमारी नोड्स जो है ना वो भी 5 होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि अब यानी हमें ब्रांचेस कितनी चाहिए, पीछे ब्रांचेस कितनी रह गई? 9 हमने लिख ली हैं, 3 ब्रांचेस हमें और चाहिए, ठीक है। 3 ब्रांचेस हमें और चाहिए, और 5 नोड्स चाहिए। तो अभी तक हमारे पास कितनी नोड्स हैं? मैंने आपको कहा था ये जो एंड पे सारी जो होती हैं, ये वाली सारी, ये नीचे जो हैं ये सारी ग्राउंड से कनेक्टेड होती हैं, ये सारी नोड्स, ठीक है। यानी ग्राउंड का वैसे ये वाला साइन होता है,
तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड होती हैं ये सारी। तो बेसिकली ये नीचे एक ही नोड है, सारी मिलके एक नोड बनाती हैं, और ऊपर भी सारी मिलके एक नोड बना रही हैं, यानी ये जो ऊपर वाली सारी को कनेक्ट है ना आपस में, तो ये एक ही नोड है बेसिकली। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास 2 नोड्स हैं। हमने अब ये करना है कि नोड्स को 5 करना है किसी तरह, ये तरीका सोचना है, और ब्रांचेस को 12 करना है। अभी तक हमारे पास 9 ब्रांचेस हैं। तो हमने क्या किया कि हमने ब्रांचेस कहीं, जब 2 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो तो वो एक एक नोड के ज़रिए कनेक्ट होती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये एक रजिस्टर है और ये एक और रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। ये सॉरी, ये रजिस्टर है ये। तो ये जो कनेक्ट हैं दोनों आपस में, इन दोनों के बीच में एक लिंक है जो एक नोड बनाते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ कोई भी एक ब्रांच ऐड कर दूंगा ना, तो उसके दरमियान क्या हो जाएगा, एक लिंक बन जाएगा। तो वो जो एक लिंक बनेगा वो एक नोड भी बन जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मैंने यहाँ देखें, कहीं भी आप ऐड कर लें, मैं चलें ये लास्ट वाले पे ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ एक और रजिस्टर ऐड की है, यहाँ नीचे एंड वाले पे। तो अब मैंने एक, इनके दोनों के बीच में भी एक नोड बन गई है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब मेरी नोड्स एक ज़्यादा हो गई, पहले 2 थी अब 3 नोड्स हो गई। अब मुझे 2 नोड्स और चाहिए, 2 नोड्स चाहिए, और पीछे मेरे पास ब्रांचेस कितनी रह गई हैं, 2 ब्रांचेस रह गई हैं, क्योंकि अब तक हमारे पास 10 ब्रांचेस हो गई हैं। तो मैं एक नोड, एक ब्रांच कहीं भी ऐड करूंगा तो वो एक नोड भी उसी तरह ऐड हो जाएगी। इसी तरह एक और ब्रांच कहीं और ऐड करूंगा तो एक और नोड है जो ऐड हो जाएगी, सिंपल। तो मैं कहीं भी एक और रजिस्टर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक रजिस्टर ऐड कर दी, तो इन 2 रजिस्टर के दरमियान एक और नोड बन गई। ठीक है, अब हमारे पास 4 नोड्स हो गई हैं, और 4 एक वो रह गई है। तो कहीं भी मैं एक और रजिस्टर ऐड कर देता हूँ, यहाँ नहीं, जहाँ थोड़ी स्पेस छोड़ी हुई है मैंने, इधर चलें कर देता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ मैंने कोई और रजिस्टर ऐड कर दिया, यानी अब इस पूरी लाइन पे 2 रजिस्टर हैं। ठीक है, और इनके दरमियान एक ब्रांच है। तो अगर अब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो इस पूरे सर्किट में 12 ब्रांचेस होंगी। ठीक है, नोड्स 5 होंगी, 5 नोड्स होंगी, और लूप्स हमने तो चेंज नहीं की, तो लूप्स 8 ही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन था। हर एक का डिफरेंट हो सकता है। कोई कोई स्टार्ट में ही नोड ऐड कर सकता है, ब्रांच ऐड कर सकता है, कोई कहीं भी कर सकता है। इवन आप इस जगह भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ आपको सही लगता है आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। इसीलिए हर स्टूडेंट का जो आंसर होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ नोड्स, ब्रांचेस और लूप्स एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो हमें इक्वेशन में बताई गई हैं। चलें जी, आई होप कि समझ आ गई होगी। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, ये बड़ा आसान था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपने बस ये सोचना होता है कि जहाँ भी 2 ब्रांचेस हैं उनको कनेक्ट करने के, अगर 2 कनेक्ट हैं इस तरह सीरीज में, तो उनके बीच में डेफिनेटली एक नोड है। ठीक है, अब 2 लोगों ने हाथ मिलाना है, यानी 2 लोग डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जब वो हाथ मिलाते हैं, तो जब दोनों ने हाथ मिलाया होता है तो समझे वो एक नोड बन जाती है। ठीक है, ये नोड होती है। आप 2 ब्रांचेस हैं, 2 लोग। तो ठीक है जी, अब आगे चलते हैं आज के लेक्चर पे। आज का लेक्चर है केवीएल, केसीएल, ये 2 टॉपिक्स हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये किरचॉफ्स कोई साइंसदान था जिसने 2 हमें लॉज बताए, जिसके थ्रू हमें एक सर्किट में करंट फ्लो कितना कर रहा है, उसका वोल्टेज कितना है, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किरचॉफ्स का करंट लॉ या वोल्टेज लॉ, कोई एक देख लेते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ी, वो ये कहता है कि ओहम लॉ जो है वो सफिशिएंट नहीं है फॉर सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस का क्या मतलब है कि ये जो कोई भी हम सर्किट बनाते हैं उसमें बताना कि भाई इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना वोल्टेज है इसमें। तो कह रहे हैं ओहम लॉ का वो जो V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला है, वो दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट सफिशिएंट। सो व्हाट वी नीड अनदर लॉ, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ जो है वो कंप्लीट कर देता है जो नीडेड टूल्स होते हैं। तो किरचॉफ्स के जो हैं ही प्रेजेंटेड 2 लॉज। द फर्स्ट वन इज करंट का लॉ एंड सेकंड वन इज वोल्टेज लॉ।
तो देखते हैं हम कि करंट लॉ क्या है, यानी केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ जो है बेस्ड करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे, ठीक है। और ये क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इंटरिंग अ नोड। अब नोड का तो आपको पता चल गया नोड क्या है, यानी ये एक रजिस्टर थी और यहाँ से एक और रजिस्टर आई और मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एक नोड है, अभी हमने नोड का क्वेश्चन किया। इसी तरह हो सकता है कि कोई एक रजिस्टर आई और इसके साथ कनेक्ट होगी, इसी तरह ये कोई एक रजिस्टर थी ये कनेक्ट होगी, तो ये सारी एक ही नोड पे कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब ये चार ब्रांचेस हैं, चार रजिस्टर हैं और एक नोड है। तो करंट लॉ या केसीएल क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम का मतलब है कि जितने करंट कोई किसी नोड्स इस नोड की तरफ कहीं से कहीं करंट आ रहा होगा और किसी ब्रांच की तरफ जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि ये दो ब्रांचेज हैं, इनकी तरफ से करंट जा रहा है, ठीक है। और इन दो ब्रांचेस या एक मैं कहता हूँ कि ऐसे बना लेते हैं चलें, यानी तीन ब्रांचेस से करंट जा रहा है देखें, और सिर्फ एक ब्रांच जो है उस वो नोड की तरफ करंट आ रहा है और बाकी तीनों में करंट जा रहा है, करंट इंटर नहीं कर रहा, करंट आउट कर रहा है, करंट जा रहा है यहाँ से। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सीएल में आसान बात ये है कि वो ये कहते हैं कि जितना करंट आ रहा होता है ना उतना ही जा रहा होता है एक नोड से, सही है। इसका ये मतलब है अगर एक ब्रांच जो है जिससे करंट आ रहा है इसकी तरफ वो अगर 10 अम्पेयर है, 10 नहीं करता 9 कर लेता हूँ, ठीक है। अगर 9 अम्पेयर है तो हो सकता है कि जो जिनसे जा रहा है वो तीन तीन अम्पेयर करंट लीव कर रहा हो, तीन तीन अम्पेयर करंट एग्जिट कर रहा हो। तो क्या सम बन गया कि 9 आ रहा है और 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9 एग्जिट कर रहा है, 9 इंटर कर रहा है और बाकी अलजेब्रिक सम जो है वो एग्जिट कर रहा है। तो यानी इंटरिंग करंट इज इक्वल टू एग्जिटिंग करंट, जितना करंट इंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा होता है। तो बस ये सिंपल ये है, केसीएल ने ये कहा कि एक नोड पे जितना करंट आता है उतना ही जाता है, सही है। नोड पे कोई करंट नहीं रहता, जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है एक नोड से, डिवाइड ज़रूर हो जाता है। यहाँ देखें कि 9 आ रहा था वो तीन डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, हो सकता है किसी में 4 वोल्ट एम्पेयर जा रहा होता है तो दूसरे में 2 एम्पेयर जा रहा होता है, यानी ये डिफरेंट हो सकते हैं, लाजमी नहीं है 3 ही जाएगा, किसी में 1 एम्पेयर चले जाएगा, कहीं से 5 एम्पेयर चले जाएगा, कहीं से 9 एम्पेयर चले जाएगा, तो इस तरह सॉरी 4 एम्पेयर चले जाएगा, तो टोटल जो है वो 9 एम्पेयर ही होगा। तो उसका ये फार्मूला होता है कि अलजेब्रिक सम जो है एन 1 से लेके एन तक, यानी एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है, जितने भी ये आई है ना ये करंट आ रहे हैं इन उसको उसने आई का नाम दिया हुआ है, यानी ये आई है, ये I1 है, एक आई ये I2 होगा, ये I3 है, अगर I4 है, इसमें टोटल I4 है, I1 2 3 4। तो वो ये कहता है कि इन सब को ऐड करेंगे ना तो सम ज़ीरो होगा। इसका क्या मतलब है, एक तरफ 9 है तो माइनस कितने करंट जा रहे हैं, 3 + 3 + 3, ये सारे माइनस ही करने हैं ना इसमें से, तो यानी -3 जो इंटर हो रहे हैं अगर उसको प्लस कहेंगे तो जो एग्जिट कर रहे हैं उनको माइनस कहेंगे, तो -3 - 3, तो ये सारे किसके इक्वल होंगे, ज़ीरो के। ये इस फार्मूले का ये मतलब है। अच्छा ये देखें जिस तरह यहाँ किया हुआ है कि करंट देखें कि I1 जो है इंटर, पहले इंटर वाले को अलहदा लिख लेते हैं, एग्जिट वाले को सेपरेट लिख लेते हैं इक्वेशन में, और यहाँ एक ही साइड पे लिखना हो तो एक को प्लस लिख देते हैं बाकी सबको माइनस में लिख देते हैं। तो ये देखें कि जिस तरह उसने किया, आई अगर 1 इंटर हो रहा है तो उसने प्लस साइन के साथ लिख दिया I प्लस, और I2 भी इंटर हो रहा है, I3 भी इंटर हो रहा है एक नोड पे, ठीक है, सारे उसने ब्लू कर दिए, और जो एग्जिट कर रहे हैं उन्हीं को उसी इक्वेशन में ही लिख दिया प्लस के साथ। I4 एग्जिट कर रहा है तो उसने -I4 लिख दिया, इसी तरह I5 एग्जिट कर रहा है तो उसने -I5 लिख दिया इजिकल टू 0। अब इनको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, यानी I1 I2 I3 की जो भी वैल्यू होगी, मैं कहता हूँ 5 एम्पेयर है,
और i4 प्लस i5 ये इसकी जो वैल्यू होगी वो भी अगर -5 है तो 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये केसीएल था, बहुत आसान। ये आगे उसकी डेफिनेशन लिखी है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग इन अ नोड इज इक्वल टू 0। वही अगेन बात कि जितना करंट इंटर हो रहा है और उतना ही लीव कर रहा है एक नोड पे तो वो क्या होता है, 0 होता है। ये अगेन आगे दोबारा एक एग्जांपल है कि ये देखें कि आई वन इंटर हो रहा है, और कौन इंटर हो रहा है, i3 इंटर हो रहा है, और कौन इंटर हो रहा है, i4। तो उसने इक्वेशन के एक तरफ इंटर होने वाले लिख लिए, दूसरी तरफ लिख लिए जो एग्जिट कर रहे हैं। अब अगर इनको इक्वेशन के इस तरफ लेके आएंगे तो इक्वेशन के दूसरी तरफ 0 हो जाएगा। इसका बताएं कि क्या होगा। एक आईटी करंट है, अब आपने नोड्स का भी पता है। मैं कहता हूँ ये नोड है, ये सारी एक ही नोड है ना, जिस तरह हमने अभी पीछे डिस्कस की, इनके दरमियान कोई ब्रांच आ नहीं रही है, सारी एक ही नोड के साथ कनेक्टेड है। तो अब ये एक नोड है, ये सिर्फ एक ही नोड है। इस पे करंट देखें कौन से एग्जिट कर रहे हैं और कौन से इंटर हो रहे हैं। अब मैं देखूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आईटी जो है वो एग्जिट कर रहा है इस नोड से, और एग्जिट कौन सा कर रहा है, आई टू। तो मैं आई टी प्लस ये आई टी है और प्लस आई टू को जो है ना इक्वेशन के एक तरफ लिख लूंगा। और इसी तरह मैं आई थ्री जो है वो इंटर हो रहा है इस ब्रांच की तरफ, उसका एरो का साइन है। तो आई थ्री को और आई वन को मैं एक तरफ लिख लूंगा, आई थ्री प्लस आई वन। ठीक हो गया। तो बस इसकी ये इक्वेशन बननी थी, कितना आसान है। देखिए उसने भी वो इक्वेशन बना दी, सही है, समझ लग गई है। इसी तरह ये एक उसने इक्विवेलेंट कर लिया, यानी आईटी को एक तरफ उसने लिख लिया है और बाकी सब को दूसरी तरफ ले गया। तो माइनस के साथ साइन के साथ आई टू उस तरफ चला गया। ये उसने सम ले लिया, यानी उसने कहा कि ये सम ऑफ सब करंट। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन अभी आपको मुझे लगता है समझ लग गई होगी, लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल खुद से बनाते हैं। किस तरह करें, चलें, सॉरी, एक मिनट। अच्छा, ये कोई पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एरो का साइन मैं ना ऊपर बना रहा हूँ इसमें, और इधर भी एक करंट सोर्स है जिसका साइन ऊपर की तरफ है। और इसका साइन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं नाम देता हूँ आई थ्री का, इसको आई टू का नाम दे दिया, इसको आई वन का दे दिया। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये एक नोड है तो सॉरी ये आई वन है। तो अब क्या करना है, मैं कहता हूँ ये अगर सारी एक नोड है तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, आई थ्री एग्जिट कर रहा है तो आई थ्री एक तरफ लिख लिया, इज इक्वल टू जो करंट उस नोड की तरफ इंटर हो रहे हैं आई वन प्लस आई टू। तो अब ये होता है कि हो सकता है कि आई टू की वैल्यू, आई वन की वैल्यू टू हो, आई टू की वैल्यू फाइव हो, तो आई थ्री की क्या वैल्यू होगी, 7 होगी, डेफिनेटली 7 होगी। यानी यहाँ लाजमी 7 एम्पेयर लिखा होगा और इधर इसमें से किसी में 2 लिखा होगा, किसी पे 5 लिखा होगा। तो ये एक एग्जांपल है।
अच्छा जी, हमारा सेकंड टॉपिक आ गया केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें भी वही बात है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज पाथ और लूप इज इक्वल टू जीरो। यानी जो एक लूप होती है, एक लूप है, लूप हमने अभी देखी पीछे 8 लूप्स बना के आए हैं हम। तो ये एक लूप है। ये जो रजिस्टर है इसको आप बल्ब समझें और बैट सेल समझें। तो यहाँ से अगर 5 वोल्ट्स, यानी ये जो सोर्स है, मैं सेल के 5 वोल्ट्स होते हैं, तो ये सेल एक लगाया हुआ है, ये बल्ब है इधर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वोल्टेज फ्लो कर रहा है, ओ सॉरी करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से आ रहा है। तो वो कहने का ये मतलब है उसका कि इस पूरे क्लोज पाथ में जितना भी वोल्टेज है ना उसको सम करेंगे तो जीरो होगा, यानी ठीक है। यानी अगर इधर 5 वोल्ट्स है और अगर यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है, जब डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता जब आप किसी रजिस्टर को लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, तो वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं करवा देता सीरीज में लगा हो तो यहाँ जो वोल्टेज है उनको ऐड करें तो टोटल सम जो आएगा वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी यहाँ अगर 5 वोल्ट्स है तो यहाँ हो सकता है कोई वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, ठीक है, -2 वोल्ट्स इधर ड्रॉप हो जाए, तो बाकी जो बचेगा 3 वोल्ट्स वो इधर ग्राउंड हो जाएगा। तो टोटल जब उसको सम करेंगे तो 5 इज इक्वल टू होगा 2 + 3। 3 जो होगा वो बेसिकली क्या हो रहा होगा, ग्राउंड हो जाएगा, यानी वो भी ज़ीरो के इक्वल चले जाएगा। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल, एक यानी एक लूप में जितना भी वोल्टेज होता है ना, अगर उसको सम करेंगे तो उसको ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में यहाँ से हमेशा हमने जब भी सर्किट को देखना शुरू करना है ना, अब से मैं बता रहा हूँ, हमने सोचना ये है कि करंट ने यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया। आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी कोई एक डायमेंशन ले ली और हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। यानी अभी मैं कह रहा हूँ करंट ने यहाँ से स्टार्ट लिया जाना जाना, और करंट पूरी लूप फ्लो पूरी लूप से पास करके ना इधर आके एंड हो जाता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आना होता है उसने। तो अब यहाँ से उसने गुजरा, यहाँ फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट था, ठीक है। तो यहाँ V2 पे जब आया ना तो V2 पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गई, यानी V2 ने 1 वोल्ट ड्रॉप कर लिया। तो मैं कहता हूँ कि -1 इधर हो गया, फिर अगले रजिस्टर में गया तो अब 4 जा रहा था, 5 वोल्ट्स तो नहीं जा रहे थे, -1 तो पीछे ड्रॉप हो गए। तो यहाँ 4 में से मैं कहता हूँ -2 उसने इधर ड्रॉप कर दिए, ठीक है। तो 3 वोल्ट्स इधर ड्रॉप हो गए, 1 वोल्ट इधर ड्रॉप हो गया, और बाकी कितने रह गए, 3 4 और 5, 1 वोल्ट इधर हो गया, ठीक है। तो इस तरह रास्ते में सारे ड्रॉप हो गए और जब माइनस पे पहुंचे तो 0 वोल्ट था। तो जो पूरे अगर इन बाकी जो मेन वोल्टेज है इसको और बाकी सारों को माइनस के साइन के साथ ऐड करें तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। अब लेकिन देखना ये होता है कि अगर हम इधर से पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए हम इधर गए तो हमें जो पहला साइन आएगा ना, ये मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने V1 को देखा, ठीक है, V1 से हमने स्टार्ट किया तो हमने V1 लिख लिया। अब आगे हम गए तो हमारे रास्ते में क्या आया, V2 आ गया, ठीक है। V2 आया लेकिन उसका कौन सा साइन स्टार्ट में है, प्लस का, तो इधर मैंने प्लस लिखना है, हमेशा प्लस लिखना है जब अगर पहला साइन प्लस का होगा। मैंने V2 लिख दिया इधर। फिर आगे मैं गया तो V3 आ गया, V3 का सबसे पहले कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का, ये प्लस का साइन आ रहा है तो मैंने प्लस V3 लिखा, -V3 नहीं लिखा, प्लस V3 लिखा। फिर आगे गए हम, यहाँ से नीचे आए तो यहाँ V4 आया लेकिन उसका साइन क्या है, माइनस पहले आ रहा है तो मैंने पहले माइनस लिखा, -V4। इसी तरह हम आगे गए तो आगे V5 आया, V5 का सबसे पहले साइन प्लस था तो मैंने, यानी हम यहाँ से इधर आ रहे हैं तो सबसे पहले जो साइन आया वो V5 है, सॉरी प्लस है,
तो प्लस किसका है, V5 का, तो इसको मैंने V5 लिख दिया। और यहाँ से आगे जाएंगे तो बस V1 आ रहा है, वो हम पहले लिख चुके हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि KVL ये कहते हैं कि इस पूरी लूप में जो भी हमने सारे वोल्टेजेस ऐड किए, देखिए इसमें सारे वोल्टेजेस ऐड किए हैं, V इज इक्वल टू IR होता है। अगर कहीं एक्सक्यूज मी, कहीं उसने V की वैल्यू नहीं दी तो आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह, V इक्वल टू IR, यानी करंट की वैल्यू पता हो और रजिस्टर की वैल्यू पता हो तो आप V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो KVL में देखिए सारे वोल्टेजेस ऐड हो रहे हैं और उनका सम जो है वो कह रहा है 0 के इक्वल है। सही है, ये उसने वही जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है वही उसने किया है। और उसने यहाँ आगे रीअरेंज कर दिया है, कुछ चीज़ों को उधर ले गया, कुछ को इधर ले गया। तो उसने ये कहा है कि जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उतना ही वोल्टेज राइज करता है, तो वो इक्वल होता है। अब वोल्टेज यहाँ राइज कर रहा होगा क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स हैं दो, और ड्रॉप करने के लिए ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, 3 रजिस्टर, तो ये ड्रॉप कर रहे होंगे। ठीक है, चलें। अच्छा, आगे उसी ने उसको ना दोबारा उसी सर्किट को लिखा है, लेकिन अब देखते हैं। यानी ये एक ही लूप है, यहाँ से वो आया पॉजिटिव टर्मिनल से नीचे, और यहाँ के ये क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल था तो यहाँ तक एक लूप होगी। ये वो एक जो हम छोटा सा VAB बनाते थे, ये उसने काफ़ी बड़ा ही यहाँ से यहाँ तक का बना दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल यही है। अगर अब मैं इसको लिखूँ तो मैंने VAB से स्टार्ट किया VAB से स्टार्ट किया जिसको उसने VS भी बोला हुआ है। ठीक है, VAB को, लेकिन हम VAB लिख लें या VS लिख लें की बात है, उसने VAB लिखा हुआ है। तो VAB हम यहाँ से ऊपर से नीचे आए तो सबसे पहले कौन सा साइन है, प्लस का, तो मैंने V1 लिख लिया, प्लस का साइन लिखा आगे क्योंकि V2 का साइन सबसे पहले प्लस आ रहा है। इसी तरह अगला V3 है, लेकिन सबसे पहले साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का, तो मैंने माइनस V3 लिख लिया। तो ये इक्वेशन बन गई, ये हमारे KVL इक्वेशन बन गई। उसने बस ये लिखा हुआ है, बस यहाँ उसने सिंपल ये किया कि वोल्टेजेस को ऐड करके ये इक्वलेंट उसके बना दिए। यानी ये जो है ना, उसने कहा है कि ये सारे वोल्टेजेस का इक्वलेंट है। यानी अगर यहाँ 4 वोल्ट्स था, इधर 5 था, इधर मैं कह लूँ 3 था, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। और क्योंकि V3 स्टार्ट माइनस से हो रहा है तो -3 लिखा, तो ये हो गया 6। तो 6 ये जो VS उसने लिखा ना, यानी ये 6 है। तो 6 वोल्टेज VS जो है वो कहना ये चाह रहा है कि वो VAB के इक्वल है। यानी VAB में 6 वोल्टेज ही थे जो कहीं ड्रॉप हुए, कहीं इस तरह इंक्रीज हुए। तो टोटल लूप में वोल्टेज अगर सम ऐड करें तो वो हो जाता है उसके इक्वल 0 के। ठीक है, ये कोई एग्जांपल है। उसने यहाँ क्या कहा है कि V1 को फाइंड करें और V2 को फाइंड करें। ये कैसे करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है KVL में हमें पता है एक लूप लगाएं इस तरह, तो एक हम फार्मूला लिख सकते हैं। हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो हम लिखेंगे 20 प्लस, अब आगे कौन सा वोल्टेज आ रहा है, V1 में प्लस V से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ मैंने लिखा V1, और प्लस आगे कौन सा वोल्टेज आ रहा है, V2 को मैंने लिखना चाहिए था मुझे माइनस, क्योंकि वो माइनस में आ रहा है, तो मैं इसको माइनस करता हूँ, V2 आ गया। ठीक है, ये इक्वल है किसके, 0 के। ये हमने KVL से फार्मूला निकाल लिया। अब हमें V1 का भी नहीं पता, V2 का भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जब सीरीज में इस तरह करंट फ्लो कर रहा होता है तो करंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, करंट चेंज नहीं होता, वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। और मैंने ये बताया था कि जब पैरेलल में जा रहे हो तो पैरेलल में करंट ड्रॉप होता है, वोल्टेज सेम रहता है। यानी ये सीरीज सर्किट है, तो हमें ये पता है कि यहाँ करंट ड्रॉप नहीं हो रहा होगा बल्कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। तो अब हमें ये पता है करंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, आई की ए की वैल्यू है। ठीक है, और हमें ओहम लॉ भी पता है कि V इज इक्वल टू IR। अब अगर मैं आपको कहूँ कि करंट की वैल्यू, मैं कहता हूँ I की वैल्यू वो है
6, ठीक है, 6 एम्पेयर। तो बताएं कि यहाँ V1 और V2 की क्या वैल्यू होगी। V की वैल्यू 20 होगी प्लस V1 किसके इक्वल है, IR के इक्वल, ठीक है, IR ओहम लॉ, V1 IR के इक्वल है। अब I की वैल्यू हमने सपोज कर ली है 6, तो 6 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, R के साथ। R की क्या वैल्यू है 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12 माइनस V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें रजिस्टर की वैल्यू पता है, और करंट की वैल्यू हमें 6 हमने अब सपोज किया अभी। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 I मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, समझ लग गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको ये पता है कि इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं, ठीक है, यानी हमने अब V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी ये तो मैंने 6 आपको समझाने के लिए खुद से सपोज करके बताया था, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही करंट होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यूज होंगी। ये देखें कि वही जो मैंने आपको बताई थी बात, V इजकल टू किसके है, IR के बराबर। अब I की हमें अभी नहीं पता थी, हमने समझने के लिए पीछे सपोज की थी 6 वैल्यू। यहाँ उसने क्या कहा, R की क्या वैल्यू है 2, इसकी बात कर रहे हैं। और अगर इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस R की वैल्यू 3 है और I की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अभी हम I की वैल्यू नहीं सपोज करते, अभी हमने, क्योंकि वो मैंने तो पीछे खुद से सपोज करके ये आंसर निकाल दिया था जो नीचे आया, लेकिन अभी हम नहीं सपोज करते। अभी हम वैसे ही लिख देते हैं वो वाला जो फार्मूला, जो एक KVL लगाया, KVL लगा के एक फार्मूला उसने ये लिखा कि V1 की जगह 2I लिख देना है और V2 की जगह 3I लिख देना है, ठीक है, -3I। तो -3I उसने लिखा, तो क्या किया कि अब देखें कि उसने ना यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट की कि I की सही वाली वैल्यू के, लास्ट स्लाइड में हमने सपोज किया था कि 6 वैल्यू हो सकती है। यहाँ उसने वैल्यू फाइंड की है कि इस सर्किट के लिए I की क्या वैल्यू है। अब देखें 20 को दूसरी साइड ले गए और 2I प्लस 3I इजिकल टू 5I, तो 5I इजिकल टू 20, ठीक है, यहाँ से निकाली I की वैल्यू, ठीक है, I की वैल्यू I 4 एम्पेयर। अब आपने V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू होगी 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। V2 की क्या वैल्यू होगी, -3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ जाएगी -12 और ये आ जाएगी 8। तो इस तरह आपने V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, या आपने सर्किट एनालिसिस कर लिया, आपने बता दिया जी के KVL को यूज़ करते हुए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज़ करते हुए इस सर्किट में कितना करंट है, इस सर्किट में कौन सी रजिस्टर पर कितना वोल्टेज है, और इस सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज, क्योंकि एक क्लोज लूप है तो वो जीरो, सम जीरो होगा। वरना आपको ये भी पता है कि यहाँ कितना वोल्टेज है, आपको ये भी पता है यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आपको ये भी पता है यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, करंट की क्या वैल्यू है, वोल्टेज की क्या वैल्यू है, रजिस्टर की क्या वैल्यू है, आपको इस सर्किट की ईच एंड एवरी डिटेल आप पता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्किट एनालिसिस। और अभी हम पढ़ रहे थे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ की ये हमने एक एग्जांपल की है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप खुद करके देखें कैसे होगा, ये कैसे होगा, सिंपल वही मेथड है। यहाँ से आना है नीचे, यहाँ से इधर आना है और चलें जी, यहाँ आके ख़त्म हो गए। यहाँ आपने पूरा इक्वेशन लिख देनी है 32, और पहले प्लस आ रहा है तो हमें करंट की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं लिखता हूँ 4 V इक्वल टू IR, यानी V1 की जगह मैं लिख रहा हूँ 4I, ठीक है। और इसी तरह अगला माइनस के साथ स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लिखूंगा, और फिर देखें -8 वैल्यू है, यानी माइनस से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वैल्यू भी उसकी -8 है रजिस्टर की, नहीं बल्कि सॉरी, उसने यहाँ वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ 32 प्लस 4I
और -8 ये उसने हमें ऑलरेडी दे दी है वैल्यू, मैं हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे है माइनस V2 की क्या वैल्यू होगी, -2 मल्टीप्लाई बाय आई, यानी जो करंट फ्लो कर रही है आई करंट जो है, तो इसको आप 0 के इक्वल रखें और आई की वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाएं। 4i - 2i, तो 2i एक साइड पर रह जाएगा और बाकी सारी इक्वेशन दूसरी साइड पे होगी। आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो V1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो भी आपने आई की वैल्यू फाइंड की होगी उसको रजिस्टर से मल्टीप्लाई करना, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। और इसी तरह V2 की वैल्यू क्या होगी, जो भी आपने आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। हाँ, ये आपको मैंने बता दिया किस तरह करना है। और चलें आप इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे। आज के भी 2 ही मैसेज हैं। सबसे पहले तो एक रूमी का मैसेज है कि रूमी की कोटेशन है एक, जिसमें उसने कहा था कि स्टॉप एक्टिंग सो स्मॉल, यू आर द यूनिवर्स इन एक्सटैटिक मोशन, यानी आप एक जॉयफुल मोड में जो हैं मूव करते रहते हैं। आप एक खुद को छोटा कम कम ज़र्फ या छोटा इंसान ना समझे, बल्कि आप खुद ही एक कायनात है। और इसी तरह इकबाल ने भी उसी की रेफरेंस से ही मैंने लिख दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया कि उसने कहा था ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। ठीक है, तो खुद को थोड़ा बुलंद करें किसी। अच्छा, सेकंड मैसेज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। और ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है इसमें आपने लोगों से थोड़ा फासला बरकरार रखना है ताकि खुद भी आप महफूज रहें और बाकी लोग भी महफूज रहें। ठीक है जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्लाइड में अपलोड कर दूंगा, सॉरी असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले वीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।